अस्सलामुअलैकुम सारे पाकिस्तानियों। हम जैसे अपनों से दूर, पाकिस्तान से दूर यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ईद के दिन करीब हैं, पर अभी भी दूर रहते हुए हमें कुछ ज़्यादा दुख होता है कि ईद के दिनों में जिस तरह बारिश अल्लाह की रहमत होती है, पर हमारे मुल्क में, कराची में, लाहौर में वो जहमत की शक्ल में नाज़िल हुई है। अब इस पे अगर जो हम ज़िक्र करें तो मैं अभी बताना चाहूँगा कि मैं दुनिया के उस शहर से मुखातिब हूँ जिसका रकबा कराची से कम है पर लाहौर से ज़्यादा है। पॉपुलेशन के हिसाब से इसकी पॉपुलेशन कराची के जितनी है। एवरेज रेनफॉल अगर जो देखा जाए तो जिस तरह कराची में एवरेज एनुअल रेनफॉल 176 मिलीमीटर है, तो इस शहर में एवरेज एनुअल रेनफॉल 1320 मिलीमीटर है, जो कि कराची के मुकाबले में 7.5 गुना 7.5 टाइम्स ज़्यादा है। अब हर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम कर रही है। तो क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है कि हम प्रॉब्लम के रूट कॉज को देखें, प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हुई है, तो ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये एक बिल्डिंग की बैक साइड है, और इस जगह पे मैं इसलिए खड़ा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये इस जगह पे जो ये दरख्त नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे बिल्डिंग में वॉशरूम्स बने हुए हैं, और उन वॉशरूम्स का जो सूअर लिक्विड है वो नीचे अंडरग्राउंड सूरेज सिस्टम में जाता है। और ये इस जगह पे आपको जो ऊपर से पाइप नज़र आ रहा है, इसको अगर जो आप देखें तो ये बिल्डिंग के रूफ टॉप से आ रहा है, जो कि ड्रेनेज सिस्टम में जा रहा है। अब हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में इतने बड़े शहर हैं, पर यहाँ पे सबसे पहले तो सारा लोड सीवरेज सिस्टम के ऊपर है। ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास है ही नहीं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन है ही नहीं एक्सेप्ट इस्लामाबाद। और एक इस्लामाबाद है जो कि प्लान्ड सिटी है, उसके अलावा जितने भी हैं वो नेचुरली स्प्रेड हुए हैं। तो अब जब कराची और लाहौर को देखा जाए तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम राइज ही यहाँ पे होती है कि हमारे पास सीवर सिस्टम से रेन वाटर ड्रेन का काम लिया जा रहा है। अब अगर ये आपको मैं डिटेल में लेके जाऊँ तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रोड साइड पे ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन के एक चैनल बना हुआ है। और अगर जो मैं आपको आगे लेके जाऊँ कि ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन जाता कहाँ है, ये देखें जी, मैं इस जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है इसको फॉलो कर रहा हूँ। ये रोड के दोनों साइड पे आप देख सकते हैं। अब आप ये देखें कि इस रेन वाटर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है इसकी किस तरह से हार्वेस्टिंग की जा रही है। आप ग्रीनरी देखें कैसे है। हालांकि यहाँ पे मैंने कभी भी इस जगह पे वाटरिंग होते हुए नहीं देखा है। अब मैं कंटिन्यूसली इस स्टॉर्म वाटर ड्रेन को फॉलो कर रहा हूँ कि ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन यहाँ से होता हुआ, अब स्टॉर्म वाटर ड्रेन ये इसका मेन रोल आप देखें, ये जा कहाँ पे रहा है। ये यहाँ पे बिल्डिंग्स के बीच में एक ओपन स्पेस है, और इस ओपन स्पेस में एक छोटा पॉन्ड बनाया गया है, एक छोटा रेजर्वोयर बनाया गया है। तो जितना भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन इस पूरे मतलब नियर बाय एरिया में जनरेट होता है वो सारा इस पॉन्ड में आता है। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ, कितना लश ग्रीन एरिया है, क्योंकि ये सारा वाटर सॉइल में पर्कुलेट होता है और सारे वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। और आप ये देखेंगे कि कितना ग्रीन, पाकिस्तान को ग्रीन करने का मकसद तो बहुत अच्छा है, पर उसके लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो कुछ इनकम्प्लीट हैं। उसमें ये है कि आपके ड्राई एरियाज़ हैं तो वहाँ पे पानी कैसे आए। अगर जो आपके
पानी है तो उसको आप हार्वेस्ट किस तरह से करें। अब ये आप क्लियरली व्यू देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ पे वाटर लिलीज़ ग्रो की गई हैं। वाटर लिलीज़ नेचुरली जो पानी को फ़िल्टर आउट करते हैं और उसको हेल्दी रखता है पानी को। अब आप ये देखें कि दोनों तरफ से पानी है। आप व्यू देखें कितना खूबसूरत है विदाउट एनी मेंटेनेंस। अब यहाँ पे इन्होंने ये वाटर एरियाज़ बनाया है, तो अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि पहले तो इनके पास सेग्रीगेशन है सूअर सिस्टम की और स्टॉर्म वाटर ड्रेन की। अब इस तरह से अगर जो ओपन एरिया में सूअर सिस्टम को अगर जो आप खुला छोड़ते हैं तो स्मेल हो सकती है, बीमारियां फैल सकती हैं। पर यहाँ पे सूअर सिस्टम सारा अंडरग्राउंड है, कहीं से भी ओपन नहीं है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन रोड्स के स्ट्रीट्स के दोनों साइड पे नेचुरल ग्रेविटी में फ़्लो करते हुए इन वाटर पॉन्ड एरियाज़ में कलेक्ट होता है। अब आप ये देखें कि 7.5 टाइम्स मोर देन कराची जो है यहाँ पे एवरेज रेनफॉल है। तो अब ये पॉन्ड्स भी ओवरस्पिल होते हैं। अब जब ये पॉन्ड ओवरस्पिल होता है तो आपको मैं आगे लेके चलता हूँ कि ये ओवर होने के बाद ये जाता कहाँ पे है, और ये भी अगर ये जा रहा है तो ये नेचुरल ग्रेविटी फ़्लो के थ्रू, जिस तरह इस एरिया की टोपोग्राफी है तो उसी को फॉलो करते हुए पानी अपना रास्ता खुद ही बनाते हुए फ़्लो करते हुए यहाँ पे चैनल्स बने हुए हैं। ये अब पानी यहाँ से अगर ये बढ़ जाता है तो जाएगा अगले पॉन्ड में। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉन्ड में लेके चलता हूँ जिसकी लेवल इस पॉन्ड से नीचे है। मैं कंटिन्यूसली इस स्टॉर्म वाटर ड्रेन को भी फॉलो कर रहा हूँ और हम एक पॉन्ड से निकल के दूसरे पॉन्ड की तरफ आए हैं। मतलब उस पॉन्ड से अगर जो ओवरफ्लो होता है तो उससे एक लेवल नीचे ये दूसरा पॉन्ड बना हुआ है, और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। वाटर लिलीज़ हैं, इसमें फूल खिल रहे हैं, चारों तरफ कितनी वेजिटेशन है। और अगर ये आपने पहला पॉन्ड देखा था तो उसमें वाटर लेवल कम था, वो क्योंकि ओवरफ्लो होके इस पॉन्ड में आया है, इसका वाटर लेवल ज़्यादा है। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं कि जब इस पॉन्ड से पानी का लेवल बढ़ता है, ओवरफ्लो होता है, तो इसी के आगे एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है और उस पॉन्ड में मतलब ये आप देख सकते हैं रोड साइड पे ये पॉन्ड बना हुआ है। इस पॉन्ड में आके पानी इकट्ठा होता है। अब ये एक छोटा सा नेबरहुड है जिसमें ये सारा लैंडस्केप हुआ हुआ है, एक कंप्लीट इकोसिस्टम बना हुआ है। ये जी स्टेप्स में तीसरा पॉन्ड आ गया, मतलब पहले पॉन्ड से जो ओवरफ्लो हुआ, फिर दूसरे पॉन्ड में, फिर तीसरे पॉन्ड में, फिर ये चौथे पॉन्ड में। अब इस रिजर्वॉयर से अगर ये ओवरफ्लो होता है तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि यहाँ पे ये चैनल बना रहे हैं। जिस चैनल से आगे पानी जाता है, हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखें जी, ये बराबर में कोई पॉन्ड है, उस पॉन्ड में से अगर ये पानी ओवरफ्लो होता है तो इस चैनल में आता है। अब ये चैनल ऑल द वे जा कहाँ रहा है, इस ब्रिज से होते हुए ये सामने की तरफ जा रहा है। अब सामने क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक चैनल जा रहा है जिसमें इस नेबरहुड में से आखिर में जितना ओवरफ्लो बचता है वो इस चैनल के थ्रू जाता है, और ये चैनल आगे जाके एक मैन मेड और सेमी नेचुरल लेक है जो कि इस एरिया की अर्बन स्ट्रक्चर, अर्बन बाउंडेड अर्बन लेक है। और उसमें अगर ये देखा जाए उसकी जो सरकमफ्रेंशियल एरिया है तो उसकी बाउंड्री कोई अराउंड 100 किलोमीटर्स बनती है।
वो फ्रेश वाटर लेक है। वहाँ पे इस नेबरहुड का, इसके अलावा बाकी जो इर्द गिर्द के नेबरहुड हैं, वहाँ पे सारा पानी कलेक्ट होता है और फिर वही पानी ट्रीट होके वेजिटेशन के लिए और फायर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो एक मेन रीज़न हो गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हो रही है। पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पहले एक यही सवाल आता है कि जो वेस्ट वाटर है उसको सेग्रीगेट एट जनरेशन, जहाँ पे जनरेशन हो रही है वहाँ पे सेग्रीगेट किया जा रहा है। सूअर को अलग किया जा रहा है और स्टॉर्म वाटर ड्रेन को अलग किया जा रहा है। जब आप स्टॉर्म वाटर ड्रेन को अलग करते हैं तो उसमें क्योंकि एफ्लुएंट्स नहीं होते हैं तो आप वेजिटेशन के लिए तो विदाउट ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हो। और अगर जे वो आपके वाटर रेजर्वायर्स जो आपके नेबरहुड के अंदर हैं उस रेजर्वायर से कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है, तो आपने शहर में एक और यहाँ पे रेजर्वायर बना हुआ है, बहुत बड़ी लेक है जहाँ पे जाके वो कनेक्ट हो रहा है। अब दूसरा सवाल पैदा ये होता है कि आखिर ये सब करे कौन। जब सिटी प्लानिंग की बात आती है तो ये सब चीज़ें तब जहन में रखी जाती हैं जब सिटी को प्लान किया जाता है। अब हमारे जो दोनों सिटीज़ हैं वो एक नेचुरल ग्रोथ में एक्सपैंड हुए हैं। नो डाउट वो एक प्लान्ड सिटीज़ नहीं है, पर ये दोनों सिटीज़ पाकिस्तान से बनने से पहले के हैं। इतने अरसे में मतलब 60-70 साल, 50 साल से ज़्यादा का अरसा होने को आया है। मतलब हमसे एक ये नहीं हुआ है कि हम उनके मास्टर प्लान्स बना सकें। अब मैं फ़र्दर आपको बताना चाहूँ कि जब सिटी प्लानिंग की बात आती है तो डिफरेंट प्लान्स बनते हैं, जिसमें मास्टर प्लान हो गए, एक्शन एरिया प्लान्स हो गए, एनुअल प्लान्स हो गए, सब्जेक्ट्स प्लान्स हो गए। फिर हर एक्शन एरिया प्लान्स में सेक्टरल प्लान्स होते हैं। हर प्लान की एक मखसूस मुद्दत होती है। 20 ईयर्स प्लान्स होते हैं, 10 ईयर्स प्लान्स होते हैं, 5 ईयर प्लान होता है। फिर 5 ईयर प्लान को एनुअल प्लान में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट जो एनुअल प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एक्शन प्लान्स बनाए जाते हैं। तो अब ये प्लान्स बनाए कौन? अब प्लान्स ऑब्वियसली अगर जे जिस्म की बीमारी है, आपके बॉडी में अगर जे कहीं पे कोई पेन है या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिकनेस है, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। तो जो MBBS डॉक्टर है वही आपको बता सकता है कि आपको बॉडी में प्रॉब्लम क्या है। अब ऑब्वियसली अगर जे आपको कोई बीमारी है तो आप जो इंसानों के डॉक्टर हैं आप उसके पास जाएंगे, आप वेटनरी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। अब हमारे पास सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि अब हमारी कंट्री में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अर्बन प्लानर्स और सिटी प्लानर्स प्रोड्यूस कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में उनकी पोजीशंस भी हैं। पर सबसे बुरी बात यह है कि उन पोजीशंस को ऑक्यूपाई किया हुआ है वेटनरी डॉक्टर्स ने, सिविल इंजीनियर्स ने, आर्किटेक्ट्स ने, BA पास जो हैं, जो नॉर्मल जिनकी ग्रेजुएशन हुई है। अब उनको क्या पता कि सिटी प्लानिंग में होता क्या है, मास्टर प्लान्स कैसे बनते हैं, एक्शन प्लान्स कैसे बनते हैं, इन चीज़ों को किन किन स्टेज पे इम्प्लीमेंट किया जाता है या प्लान्स में इन्वॉल्व किया जाता है। दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि अगर जो हमारे इंस्टीट्यूट्स में प्लानर्स मौजूद भी हैं तो असिस्टेंट प्लानिंग या असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब पे हैं, तो उनके जो सुपीरियर्स हैं उनकी कोई बैकग्राउंड नॉलेज या क्वालिफ़िकेशन प्लानिंग में नहीं है। और उन सुपीरियर्स के जो सुपीरियर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स अगर जो आते भी हैं तो उनको भी कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है सिटी प्लान्स के हिसाब से। माफ़ कीजिएगा, मतलब नॉट बीन ऑफेंसिव, मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स को या एजेंसीज़ को या इस्टेब्लिशमेंट को, एक सिर्फ सिस्टम डिफ़ाइन कर रहा हूँ। और उनके भी ऊपर मिनिस्ट्रीज़ में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको अपनी मिनिस्ट्री से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज हो। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें कि उनकी सेनेट में, उनकी असेंबली में या मुख्तलिफ जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, उन मिनिस्टर्स का प्रीवियस पास एक्सपीरियंस है उनकी फील्ड में। और अगर जे उनको एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको कोर्सेज़ करवा के, उनको क्वालिफ़ाई करवा के, उनको ट्रेनिंग करके इतना कैपेबल किया जाता है कि वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और प्रॉब्लम्स का सलूशन दें। अब
एक और बात आती है कि अगर ये एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पे ये इल्ज़ाम आ रहा है दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से कि आपकी गवर्नमेंट है, आपने कुछ भी नहीं किया, तो क्लियरली आपको मैं बता चुका हूँ कि ये एक्शन प्लान, मास्टर प्लान, ये अगर ये आपको आज उसकी एफिशिएंसी देखनी है तो आप उसको 5 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले उनको प्लान करेंगे और उनके बाद उनको आप एग्जीक्यूशन के लिए उनके प्लान्स बनाएंगे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उस प्लान के एग्जीक्यूट होने के बाद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अब जब प्लान बनाने की बात आती है तो जिस डेट को हमने वो मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करना है, आपने उस डेट से आगे 10 साल या 20 इयर्स अहेड आपको प्लानिंग करनी होती है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एरिया ए या कराची में अगर ये 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर ये आप मास्टर प्लान बना रहे हैं अगले 20 साल का, तो आपने कैलकुलेशन करनी है कि अगले 20 साल के बाद वो पॉपुलेशन कितनी होगी। तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से आपने उनका वाटर यूज़ कैलकुलेट करना है कि उनका वेस्ट वाटर पर कैपिटा कितना आ सकता है, उस पर कैपिटा के लिए कितनी कैपेसिटी का सीवर सिस्टम होना चाहिए। आपका अगर ये रेनफॉल है तो नेक्स्ट 20 इयर्स में अगर ये रेनफॉल हो रहा है और एवरेज रेनफॉल में चेंजेस भी आते हैं 4 इयर्स में या 5 इयर्स में, तो कितने क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको उतनी कैपेसिटी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, उतनी कैपेसिटी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डालना पड़ेगा। अब ये बात हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, अब सबसे आखिर में बात ये आती है कि बहुत आसान है किसी और पे ब्लेम करना, किसी और पे इल्ज़ाम लगाना। कोई भी इंडिविजुअल बिहेवियर को नहीं देखता है। हमारे पास अगर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स नहीं है या है भी बहुत छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर हम सारा रिलाय करते हैं सूअर सिस्टम पे। अब सूअर सिस्टम ब्लॉक क्यों होता है? सूअर सिस्टम इसलिए ब्लॉक होता है कि हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर में ये शामिल है पाकिस्तानियों में कि जो कचरा, जो रैपर, कोई कहीं बिस्किट खाना है, कहीं कोई फल ख़रीदना है तो वो थैली आपने ऐसे ही बाहर फेंकनी है, रैपर बाहर फेंक देना है। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्टाफ है, वो अगर जो प्रॉपर्ली साफ़ नहीं करता है, वो कितना साफ़ करे? अगर जो आप डस्टबिन में डाल दें, बिन्स में डाल दें, तो बिन प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ भी हो जाए, अब वो उड़ता, स्पिल होता आपके सूअर सिस्टम्स में जाता है। सूअर सिस्टम अगर जो 2 फुट का है, उसकी कैपेसिटी अगर जो 1 सेकंड में 10 लीटर को क्रॉस करने हैं, पर उसमें अगर जो सॉलिड रेजिड्यू या आपकी ब्लॉकेज आती है तो वो 1 सेकंड में 10 लीटर की जगह पे 1 लीटर का रन ऑफ करेगा। यानी आपका पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, उसके बावजूद आपका जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है आपने उसकी कैपेसिटी भी कम कर ली है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहन में रखनी चाहिए। और माशाल्लाह से हमारे पास इंस्टीट्यूट्स भी हैं, हमारे पास प्रोफेशनल्स भी हैं। हर साल ग्रेजुएशंस हो रही हैं, ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, उनको आप जो है वो रिसोर्स को यूटिलाइज़ करें। और दूसरा ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ हर काम को करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अलग है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अलग है, डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग है, रोड्स डिपार्टमेंट अलग है, आपका वाटर एंड सैनिटेशन अलग है, और किसी में भी कहीं पे भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो या तो कंप्लीट एक डिपार्टमेंट हो उसके अंडर में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नया डिपार्टमेंट बनाओ, उसके लिए बजट सेलेक्ट करो। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को यूटिलाइज़ करें, उसी को मैक्सिमाइज़ करें, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ चलें। ये सारे डिपार्टमेंट जब मिल के काम करेंगे तो ही एक मास्टर प्लान बन सकता है, या एक्शन प्लान बन सकता है, या स्ट्रैटेजिक प्लान बन सकता है, या सेक्टोरल प्लान बन सकता है। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। आप कितना भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ कर लें, अगर जे अभी ये प्रॉब्लम हुआ है, इसका मतलब यही है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने प्लान्स नहीं बनाए थे या उन प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं किया था, उनका मसला है। और वो अगर जे नहीं कर सके, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यही है कि जो उनसे पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने प्लान्स नहीं बनाए। अब कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। सिर्फ ये करना कि एक पार्टी आएगी 5 साल के लिए, तो 5 साल में आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 ईयर प्लान बनेगा। 5 ईयर प्लान को आप
वो पॉलिटिकल पार्टी जाते जाते आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप उसको एग्जीक्यूट करो या इम्प्लीमेंट करो या उस पर फर्दर काम करो। आपका पहले ही सारे प्लान्स बैकलॉग में हैं, तो मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से काम करना है। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ प्लानर, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत है, एक्सपर्ट स्किल की ज़रूरत है, एक्सपर्ट प्रोफेशनल की ज़रूरत है। क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, उससे कुछ भी नहीं होगा। इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं कराची में, आपके इतने पार्क्स हैं, आप किसी भी पार्क में छोटे छोटे रेजर्वायर बना लें। आप ये देखें कि आप अगर जो वहाँ पे रेजर्वायर्स बना रहे हैं तो आप वहाँ पे एक नेचुरल इकोसिस्टम जनरेट कर रहे हैं। आप वहाँ पे एक नेचुरल इकोसिस्टम जनरेट कर रहे हैं, लोगों के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटी बना रहे हैं। आपके हमारे यहाँ पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में तो फिर भी हैं, लाहौर में कम है, कराची में तो बिल्कुल ही कम है कि कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी है ही नहीं। कोई ओनली रिक्रिएशनल एक्टिविटी इज़ शॉपिंग, कि शॉपिंग पे जाएँ वो आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो गई, या होटल डाइनिंग पे चले गए वो आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो गई। दीज आर नॉट एक्टिव रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। एक्टिव रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर योर पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स। आप ये देखें कि आप अगली जनरेशन को आप दे क्या रहे हो। मतलब आपके बच्चे बड़े होंगे तो आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के क्या जा रहे हो। आपके बच्चे क्यों पबजी से खुदकुशी कर रहे हैं जब उनके पास और कोई एक्टिव रिक्रिएशन है ही नहीं, तो वो पैसिव रिक्रिएशन, ये गेमिंग शेमिंग करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दें। अगर जो मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मेरी मोरल सपोर्ट हमेशा पाकिस्तानियों के साथ है। और पर इसके अलावा अगर जो कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, अगर जो कोई ब्रीफिंग चाहिए, अगर जो कोई डिस्कशन चाहिए, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आई होप कि हालात बेहतर हो जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।